मूवी की शुरुआत डॉक्टर डैनियला से होती है, जो अपने कुलीग के साथ एक डेड बॉडी को देख रही होती है। वो कहती है कि ये डेड बॉडी तो बहुत बुरी हालत में है, इसकी कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसका फेलो उसे यकीन दिलाता है कि वो इसका पोस्टमार्टम अच्छे से कर देगा, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डैनियला अपनी दोस्त से मिलना चाहती है, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, जो कि कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। यहाँ पर वो हमें एक साइकेट्रिक वार्ड में दिखाई जाती है, पर अजीब चीज ये कि वो एक अलग वार्ड में बंद है। वो ऐसे बंद क्यों है, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। डैनियला उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो सारी कहानी सुनाती है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले वो डैनियला से कहती है कि बात कुछ ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे पूछ लिया है तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। अब डैनियला उससे कहती है, हाँ मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, तो मुझे बात बताओ। क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट थी, तो वो बताती है कि उसके पास एक पेशेंट आया था जो कि काफी जल्दी में था। जल्दी में होने के साथ साथ वो काफी डरा और सहमा हुआ भी लग रहा था। पेशेंट का नाम ईसा बताया जाता है। ईसा उसे कहता है कि मेरे फादर एक डीमन है और वो मेरी सोल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो उसे कहता है कि मुझे सीजर्स भी आते हैं, और जब एक साथ मुझे 3 सीजर्स आ गए तो तीसरे सीजर में मेरे फादर हमेशा के लिए मेरी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और वो यही तो चाहते हैं। एलिजाबेथ उससे कहती है कि ईसा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे इन बातों में यकीन जरा सा भी नहीं है। तो ईसा उसे यकीन दिलाता है, लेकिन तभी उसे सचमुच का सीजर आ जाता है। वो काफी अजीब एक्ट करने लगता है और एलिजाबेथ से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और तुम होश में आओ। और वो उसे समझाती है कि तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसे बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम भी दिया जा सकता है। ये अक्सर पेशेंट्स में देखने को मिलता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ के घर की तरफ। वो अपने हस्बैंड को इस केस के बारे में बताती है और उसका हस्बैंड उसे मोटिवेट करता है। अब सुबह होती है तो एलिजाबेथ अपने पेशेंट ईसा के घर जाती है। वहाँ वो उसके फादर को देखती है, जो कि काफी बीमार लग रहा था। वो उसे मेडिसिन मांगता है तो एलिजाबेथ उसे मेडिसिन दे देती है। वो भी ठीक हो जाता है और अपनी बुक्स पढ़ना कंटिन्यू करता है। अब उस बुक में अजीब अजीब से क्रिएचर्स बने हुए थे। एलिजाबेथ उससे इन क्रिएचर्स का पूछती है तो वो बताने से मना कर देता है। फिर उसके बाद वो अचानक से ही एलिजाबेथ पर हमला कर डालता है और उसकी उंगली से खून निकाल देता है। एलिजाबेथ उसके फादर का ये फेस देखकर भाग जाती है। अब दूसरी तरफ ईसा का फादर उस खून को बुक पर रखता है और बुक उस खून को फौरन से एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर सुबह उसके ऑफिस में ईसा डरा हुआ आता है। वो कहता है कि उसके फादर ने उसे मारने का प्लान बना रखा है। वो जल्द ही उसे मार डालेंगे अगर आपने कुछ ना किया। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। एलिजाबेथ कहती है कि वो पुलिस के पास चला जाए, लेकिन ईसा ऐसा करने से मना कर देता है कि पुलिस वाले भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एलिजाबेथ उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। वो खुद अपने पेशेंट को देखने जाती है, और जब वो वापस आती है तो देखती है कि ईसा तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। फिर रात को ईसा की कॉल आती है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो वहाँ आ जाए और जल्दी आ जाए, क्योंकि उसके फादर उसे मारने लगे हैं। एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके फादर वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। वो देखती है कि ईसा के हाथ में चाकू यानी नाइफ है। एलिजाबेथ उसके फादर को बचाने के लिए उसे पिल्स देती है, लेकिन ईसा उसे बहुत मना करता है। वो कहता है कि आप इन्हें छोड़ दें, इनका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर भी एक साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर होने के नाते वो उन्हें पिल्स दे ही देती है। ईसा का फादर फिर से ठीक हो जाता है। अब वो ईसा के कान में कुछ पड़ता है, जिससे उसे सीजर्स होते हैं और उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। अब ईसा की सोल उसकी फादर की बॉडी में आ जाती है, जबकि ईसा के फादर की सोल ईसा में। फिर वो एलिजाबेथ के पास आता है, जो कि काफी घबराई हुई होती है। अब वो एलिजाबेथ के कान में भी एक और स्पेल पड़ता है, जिससे वो एलिजाबेथ की बॉडी में चला जाता है। ईसा उसे कहता है कि वो एलिजाबेथ को नुकसान ना पहुंचाए। एलिजाबेथ का फादर एलिजाबेथ की बॉडी में जाकर काफी अच्छा फील करता है, और फिर बाद में वो वापस अपनी बेटी की बॉडी में चला जाता है। एलिजाबेथ बहुत शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि ये सब आखिर था क्या। ईसा, जो अपने फादर की बॉडी में है, कहता है कि वो उसे यही समझाने की तो कोशिश कर रहा था। एलिजाबेथ एक बुक उठाती है और पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वो एक डीमन है जो किसी की भी बॉडी में जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेल यानी एक मंत्र पढ़कर। फिर वो देखती है कि ईसा का फादर, जिसके अंदर ईसा की सोल थी, वहाँ से गायब हो गया है। एलिजाबेथ उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है। तभी ईसा का फादर वहाँ आ जाता है और मदद मांगने लगता है। तभी वहाँ पर ईसा आ जाता है और कहता है कि डीमन को खत्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी का ब्रेन खत्म करना होगा। एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ भी लॉजिक से बाहर था। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी दोस्त डैनियला को ये सब कुछ बता रही होती है,
साथ ही वो एक और भी चीज ऐड करती है कि जब वो बॉडी स्वैप हो रही थी और जब ईसा का फादर ईसा की बॉडी में आया तो उसने मेरे क्लोज होना चाहा और मुझसे गलती ये हुई कि मैं उसे रोक नहीं पाई। जब एलिजाबेथ अपनी बात खत्म करती है तो डेनियला उसे बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा, दूसरी बात ये कि तुमने अपने शौहर पर चीट किया है और क्या ये तुम एक मेडअप स्टोरी बना रही हो अपनी चीटिंग को कवर करने के लिए कि बॉडी स्वैप हो रही थी और तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने क्या कर डाला। तो एलिजाबेथ उसे यकीन दिलाती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, हमारी तो यही डील हुई थी कि मैं जो तुमसे कहूंगी तुम मुझे झूठा नहीं कहोगी। लेकिन डेनियला उससे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के घर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। वो एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वो सारी रात कहाँ रही, तो वो उनको बताती है कि मैं ईसा के घर थी। पुलिस उससे पूछती है अच्छा तो फिर ईसा के घर आग किस तरह से लगी, तो उनको बताती है कि आग लगने से पहले ही मैं वहाँ से निकल गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को एक ड्रीम आता है जिसमें वो ईसा के फादर का डीमन वाला रूप देखती है, जिससे वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ ईसा का फादर अपने आप को बेसमेंट में बंद कर लेता है और फिर एलिजाबेथ को कॉल करता है और स्पेल पढ़ के अपनी बॉडी स्वैप कर लेता है। अब वो एलिजाबेथ की बॉडी में है, वो फिर से उसी तरह फील करता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जो ईसा की बॉडी में है वो मदद के लिए अपनी दोस्त डेनियला को कॉल करती है। वो पहले तो मजाक समझती है लेकिन बाद में वो मदद के लिए वहाँ पहुँच ही जाती है। वहाँ एलिजाबेथ की बॉडी में ईसा का फादर एलिजाबेथ के हस्बैंड से बहुत अजीब तरीके से पेश आता है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से आ जाती है। दोनों की सोल फिर से बदल जाती है। एलिजाबेथ अपनी बॉडी में आकर खुश होती है और वहाँ ईसा का फादर उसकी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ से वापस आ जाती है। एलिजाबेथ अपने हस्बैंड को अपने से दूर कर लेती है ताकि उसे कुछ नुकसान न पहुंचा सके। फिर ईसा का फादर उसके पास आता है और उसे एक नाइफ देता है कि वो उसे मारे। ये उसकी एक चाल थी, लेकिन एलिजाबेथ समझ जाती है और उसी नाइफ के रिफ्लेक्शन से उसे हिप्नोटाइज करके उसे स्टैब करती है और फिर उसे खिड़की से नीचे दिखा देती है। फिर उसे याद आता है कि उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, तो उसे नीचे जाकर उस पर कार चढ़ा देती है, यानी कार के नीचे उसे कुचल देती है और दोबारा उसे स्टैब करने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो उसको पकड़ लेते हैं। ये कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ डेनियला एलिजाबेथ की बातों पर यकीन नहीं कर रही होती। उसका जो कुलीग जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने लगता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है। ये वही ईसा की बॉडी थी जिसमें अभी भी ईसा के फादर की सोल थी। वो फिर एक बार सोल चेंज करता है और एलिजाबेथ एक हाफ डेड हाफ जिंदा बॉडी में चली जाती है, यानी एक अधमरी सी बॉडी। उसकी फ्रेंड को पता चलता है और वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। ईसा का फादर भी वहाँ आ जाता है और उसकी दोस्त की सोल स्वैप कर लेता है। फिर एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसे मार दो। उसकी दोस्त ऐसा ही करती है, लेकिन वो फिर सोल स्वैप कर लेता है जिससे उसकी फ्रेंड भी मारी जाती है, लेकिन ईसा का फादर जिंदा ही रहता है जो कि एलिजाबेथ की बॉडी में ही था। उसने चालाकी के साथ अपनी पसंद से बॉडी स्वैप कर ली। उसका जो जी चाहा उसने किया और एंड पर भी उसने बहुत ही चालाकी के साथ उसकी दोस्त को मरवा दिया और खुद की जान बचा ली। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। जैसे ही मूवी शुरू होती है तो हमें मूवी की मेन कैरेक्टर केसी को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिक बहुत पसंद है और वो गाया भी करती है। अभी हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाना गा रही है और दूसरी तरफ हम मूवी के मेन कैरेक्टर लड़के को देखते हैं। ल्यूक को अमेरिकन मेरिन फोर्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि केसी और ल्यूक का पहला इंटरेक्शन कहाँ पर हुआ था। ल्यूक अपने दोस्तों के साथ एक बार में आता है, वहीं वो देखता है कि केसी गाना गा रही है और लोग उसका गाना बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उसी बार में हम देखते हैं कि केसी का एक बचपन का दोस्त भी आता है। वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आया था। केसी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो लोग काफी अरसे बाद मिल रहे थे। केसी का फ्रेंड उस बार में अपने कुछ और दोस्त भी लेकर आया हुआ था, जिसमें से एक दोस्त केसी के साथ बदतमीजी करता है। केसी को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ एंट्री होती है ल्यूक की। वो केसी के पास आता है और उससे कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर केसी उसको भाव नहीं देती और इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि केसी के फोन पर कोई अलार्म रिंग हो रहा है। वो अलार्म होता है उसे दवाई लेने का याद करवाने के लिए। उसे डायबिटीज होती है और ये अलार्म उसे वक्त पर इंसुलिन लेना याद करवाता है।
यहाँ पर केसी हमें कुछ परेशान लगती है। वो बाहर से निकलकर एक मेडिकल स्टोर जाती है जहाँ का केमिस्ट उसे कहता है कि अब तुम्हारी इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है और बहुत अफसोस के साथ कि जब तक तुम्हारी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होती मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकता। केसी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि तुम जानते हो कि ये दवाइयाँ मेरे लिए कितनी जरूरी है, अगर मैं दवाई नहीं लूंगी तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन केमिस्ट पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो उसे दवाई देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर केसी की माँ आती है और केमिस्ट को कुछ पैसे देती है, लेकिन वो पैसे भी काफी नहीं थे। केमिस्ट उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनको दवा नहीं देता और केसी को यूं ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ल्यूक को। वो सुबह सवेरे वॉक कर रहा होता है। देखते हैं कि एक कार उसके पीछे है। वो कार होती है एक बहुत बड़े ट्रक डीलर की। वो दरअसल ल्यूक से कुछ पैसे लेने के लिए आया था जो उसने ल्यूक को उधार दे रखे थे। ल्यूक कहता है कि वो पैसे अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जल्द वापस कर दूंगा। नेक्स्ट दिन शिफ्ट होता है बार में। अगला दिन है। केसी रूटीन के मुताबिक गाना गा रही है, लेकिन यहाँ पर गाना गाते गाते उसकी तबीयत कुछ बिगड़ सी जाती है। वो यहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। उसे दवाई की जरूरत थी, पर कल रात दवाई ना मिलने की वजह से वो आज बहुत डाउन फील कर रही है। वो काफी परेशान दिखाई देती है। वो यहाँ पर सोचती है कि वो अपने बचपन के दोस्त से जाकर मिलेगी और उससे कोई मशवरा मांगेगी। क्या पता उसका दोस्त उसे कोई अच्छा ओपिनियन दे सके। उसके बाद जाती है वो अपने उसी दोस्त से मिलने के लिए। उसका दोस्त अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी होता है, लेकिन केसी उससे अकेले में बात करना चाह रही थी। जब उसका दोस्त अकेला होता है तो वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम तो जानते हो कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है और जो पैसे मुझे इंश्योरेंस से रिसीव होते हैं मैं उनसे अपना इलाज नहीं कर पाती, और वैसे भी मुझे इस इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मुझे कोई परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए। मैं कब तक इस तरह परेशान होती रहूंगी और आखिर कब तक अपना इलाज इन थोड़ी थोड़ी सेविंग से करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ मैं शादी कर लूँ किसी मिलिट्री वाले से, वो मेरा सारा खर्च उठाए और मुझे किसी भी बात की टेंशन ही ना रहे। मैं वैसे भी अब थक चुकी हूँ, और वैसे भी जो मिलिट्री के लोग होते हैं उन्हें बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं और उनकी वाइफ्स को तो फुल इंश्योरेंस होती है। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज के पैसे भी दिए जाते हैं। तो तुम मुझे बताओ, क्या हम दोनों शादी कर लें? पर यहाँ पे उसका दोस्त उससे कहता है कि नहीं केसी, मेरी एक दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर ल्यूक भी आ जाता है जो कि उनकी सब बातें सुन रहा था। उनसे कहता है कि ये तो फ्रॉड है, ऐसा नहीं करो। तो केसी कहती है कि तुम्हें कहा भी किसने है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, यू शुड स्टे आउट ऑफ इट। ये सुनकर ल्यूक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बाद केसी का दोस्त ल्यूक से कहता है कि केसी को गलत मत समझना, उसकी मदर एक मामूली सी नर्स है और उसके फादर इस दुनिया में नहीं है। बस इसी वजह से वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, पर वो दिल की अच्छी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ल्यूक अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके फादर से भी होती है। यहाँ पर फील हो जाता है कि ल्यूक के अपने फादर्स के साथ टर्म्स कुछ अच्छे नहीं है। इसके बाद ल्यूक अपने भाई से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। अब वो वहाँ से जाता है सीधा उसी ट्रक डीलर के पास और उसे $200 देकर कहता है कि फिलहाल मेरे पास यही पैसे हैं, लेकिन मेरी मैरिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं जल्दी जॉब पर लग भी जाऊंगा, तो पैसों की टेंशन मत लेना, मैं जल्द ही चुका दूंगा। वो ट्रक डीलर उसे धमकाता है कि अगर पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उससे कहता है कि नहीं, मैं फेक मैरिज करके एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे सारे के सारे पैसे जल्द ही लौटाऊंगा। इसके बाद ल्यूक केसी के पास जाता है और फेक मैरिज की ऑफर करता है। वो कहता है कि मुझे भी पैसों की प्रॉब्लम है और तुम्हें भी, तो हम दोनों मिलकर काम करते हैं कि हाफ ऑफ पैसे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना ये होगा कि 1 साल तक एक दूसरे से झूठा प्यार करने की एक्टिंग करनी होगी, और जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे। वो साथ में उसे ये भी बताता है कि ये भी बात याद रखना कि अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया और हम पकड़े गए तो दोनों ही जेल जा सकते हैं और मेरा कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे आगे बहुत जरूरी मिशन पर जाना है, तो उससे पहले पहले ही हम शादी कर लेते हैं। केसी इस बात पर अग्री कर लेती है और शादी का दिन भी आ जाता है। सब फ्रेंड्स चर्च में पहले से ही मौजूद होते हैं। केसी ने एक ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा होता है जो कि उसके फ्रेंड ने उसे दिया था। वहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक भी रेडी होता है और अब दोनों चर्च में जाकर प्रीस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रीस्ट उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड और वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। दोनों कहते हैं यस वी डू।
उनके ये कहते ही वहाँ पर मौजूद लोग क्लैप करने लग जाते हैं और उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं। शादी के बाद दोनों एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी अटेंड करते हैं जहाँ उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं। अब पार्टी के बाद दोनों अपने घर आते हैं। ल्यूक सोफे पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर केसी थोड़ा झिझक रही थी, उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो ल्यूक उसके पास आता है और कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। केसी कहती है अच्छा ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगी। ल्यूक कहता है नहीं, मैं काउच पर सो जाता हूँ, तुम इसी के बेड पर लेट जाओ। अगली सुबह ल्यूक ट्रेनिंग बेस पर रिपोर्ट करने चले जाता है। केसी अपने बार में वापस सिंगिंग करने लगती है। उनकी सुबह किसी भी मैरिड कपल की तरह नहीं होती, बल्कि दोनों अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने भी तो एक्ट करना ही था, तो रात को दोनों वीडियो कॉल करते हैं ताकि लोगों को लगे कि उनका रिलेशनशिप वाकई में असल है। उन दोनों ने साथ में एक पिक्चर भी ले रखी होती है और वो अपने फोन से वही सेल्फी अपलोड भी करती है जिसमें वो लोग स्माइल कर रहे हैं और एक हैप्पी मैरिड कपल लग रहे हैं। अब टाइम गुजरता जाता है, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। केसी अपनी म्यूजिक जर्नी कंटिन्यू रखती है और ल्यूक आर्मी ट्रेनिंग में हमेशा बिजी रहता है। केसी उसके लिए एक प्यार भरा गाना भी लिखती है जिसमें वो कहती है इवन इफ आवर हार्ट्स आर ब्रोकन वी स्टिल फाइट फॉर लव, यानी बेशक हमारे दिल टूटे हुए हैं लेकिन हम अभी भी प्यार की इच्छा करते हैं, यानी प्यार के लिए फाइट करते हैं। ल्यूक जब उसका सॉन्ग सुनता है तो स्माइल करता है। वो केसी को मैसेज करता है तुमने तो मेरा दिल छू लिया। ये सुनकर केसी थोड़ा ब्लश करती है। अब इसी तरह दोनों के बीच में एक नेचुरल कनेक्शन बनने लग जाता है। एक दिन ल्यूक और उसकी टीम को इराक भेज दिया जाता है। डिपार्चर के टाइम केसी उसको एयरपोर्ट पर गुड बाय कहने जाती है। ल्यूक उसके पास पढ़ के कहता है केसी अपना ख्याल रखना। केसी भी उससे कहती है तुम भी सोल्जर। ल्यूक मुस्कुराता है और प्लेन की तरफ भर जाता है। अब उधर इराक का सीन दिखाया जाता है जहां ल्यूक काफी ज्यादा खतरनाक मिशंस में है। घर में केसी अपने सॉन्ग्स पर काम कर रही होती है। उन दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे से फोन पर जरूर बात करते हैं। ल्यूक केसी से कहता है मैं थका होता हूँ लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि जैसे मेरी सारी थकन उतर गई हो। तो केसी उससे कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी वापस आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि एक रात ल्यूक और उसके कुछ लोग यानी उसके कुछ साथी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी उन पर एक हमला होता है। ल्यूक अपने साथ वाले साथी को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है और उसके पाँव पर बहुत बुरी चोट लगती है। इसकी वजह से अब वो मिशन में मजीद पार्ट नहीं ले सकता था, तो उसको वापस अमेरिका भेजने का डिसीजन लिया जाता है। जब ये बात केसी तक पहुंचती है तो वो काफी परेशान होकर हॉस्पिटल तक भागती है। ल्यूक जख्मी हालत में बेड पर पड़ा होता है। केसी उससे कहती है ल्यूक तुम ठीक हो ना? तो ल्यूक कहता है पहले तो शायद नहीं, लेकिन अब तुम्हें देखकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब ल्यूक डिस्चार्ज होता है तो घर आकर केसी उसका बहुत ध्यान रखती है, उसकी हर चीज में उसका ख्याल रखने लगती है। ये देखकर ल्यूक भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है। दोनों साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं, यानी केसी उसकी मदद करती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगती है। उनका रिश्ता बेशक झूठ की बुनियाद पर था, लेकिन इसी केयर ने उनमें प्यार बढ़ा दिया। इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन एक दिन ल्यूक को एक कॉल रिसीव होती है जो कि उसी ड्रग डीलर की थी। वो कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मेरे $15,000 वापस नहीं किए हैं। ल्यूक उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए, मैं जल्द लौटा दूंगा। वो ड्रग डीलर उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि फेक मैरिज करके मेरे सारे पैसे लौटा दोगे, अब तुमने शादी भी कर ली, पैसे अब तक नहीं आए, तो क्या तुम चाहते हो मैं सबको तुम्हारी फेक मैरिज का राज बता दूं? वो काफी परेशान हो जाता है और डर जाता है। वो बिना कुछ कहे फोन काट देता है। किसी को भी ये देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। वो ल्यूक के पास आती है और कहती है मुझे तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? ल्यूक कहता है हाँ कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन केसी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अचानक केसी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उसी तरह लड़खड़ाने लगती है। जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो जिस तरह का एक्ट करती है, पर ल्यूक फौरन से उसके पास आ जाता है, उसकी इंसुलिन निकालता है और उसे इंजेक्ट करता है। केसी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगती है। ल्यूक उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया केसी, तुम अपना टाइम पर ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। केसी को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि फाइनली कोई इसकी केयर कर रहा है। वो उसे बोलती है थैंक यू ल्यूक। यहाँ पे दोनों को महसूस होने लग जाता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ जरूर फील कर रहे हैं। अगले दिन ल्यूक ड्रग डीलर के पास जाता है। वहाँ पे ड्रग डीलर के और भी साथी मौजूद होते हैं। ल्यूक उसके पास जाता है और कहता है ये लो तुम्हारे $15,000, अब कभी भी मेरे और मेरी बीवी के आसपास भटकना भी मत। ड्रग डीलर उसे हंसकर कहता है
बीवी, तुम्हारी तो नकली शादी थी ना। ल्यूक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बीवी के बारे में कोई भी बात मत करना। दोनों की काफी लड़ाई होती है। ल्यूक उसे मारता है और वहाँ से चला जाता है। जब ल्यूक घर आता है तो केसी अपना सामान पैक कर रही होती है। वो गुस्से से कहती है कि मेरी माँ से कोई आदमी मिला था और उसने सब कुछ उनको बता दिया है। ल्यूक शौक में आ जाता है और पूछता है कि कैसे हुआ ये सब, किसने बताया। केसी कहती है, तुम्हें पता है ल्यूक, तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है। ल्यूक फाइनली सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं बहुत गलत लोगों की कंपनी में चला गया था और मैं ड्रग्स लेने लग गया था। इवन मैंने अपने फादर की गाड़ी भी बेच दी थी। तो यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि ल्यूक और उसके फादर के टर्म्स क्यों अच्छे नहीं थे। और ल्यूक ये भी बताता है कि हाँ, मुझे भी पैसों की जरूरत थी क्योंकि मैंने उस ड्रग डीलर को पैसे लौटाने थे, इस वजह से मैंने भी तुमसे फेक शादी की। केसी कहती है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। ल्यूक कहता है कि हाँ, लेकिन अब सब सच है। मैंने सब पैसे वापस कर दिए हैं और अब मैं तुमसे भी सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। केसी रोती है और कहती है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था ल्यूक, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। वो ये कहकर चली जाती है। वो ल्यूक से कहती है कि मेरे वापस आने तक तुम मेरे घर से प्लीज चले जाना। ल्यूक चला तो जाता है लेकिन काफी उदास होता है। वो रोड्स पर ही रहता है। अब केसी अपने कॉन्सर्ट्स में बिजी हो जाती है। उसका सिंगिंग करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर थी। वो काफी उदास थी। उसके सॉन्ग भी वायरल होते हैं, लेकिन वही बात कि वो इस खुशी को महसूस कर ही नहीं पा रही थी। वो रियलाइज करती है कि वो ल्यूक को मिस करती है। तभी एक दिन उसे ल्यूक के फादर की कॉल आती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ल्यूक को अरेस्ट कर लिया गया है। वो काफी घबरा जाती है और पूछती है, किस वजह से। वो कहते हैं कि तुम लोगों की फेक मैरिज की वजह से। अगली सुबह केसी मिलिट्री कोर्ट जाती है। कोर्ट रूम में ल्यूक यूनिफॉर्म पहले खड़ा होता है। ऑफिसर कहता है कि तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने फ्रॉड किया है और नकली शादी की है, तो क्या तुम इस बात को अभी भी झुठलाओगे। तो ल्यूक कहता है कि नहीं, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन केसी को कुछ मत कहिएगा, ये सब मेरी गलती थी। तभी केसी फौरन से इंटरप्ट करती है और बोलती है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ल्यूक उसे कहता है कि तुम खामोश रहो। अब यहाँ पे जज कहता है, ल्यूक, तुम्हें 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट और कोर्ट मार्शल की सजा दी जाती है। तभी केसी ये सुनकर काफी घबरा जाती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और फैसला सुना दिया जाता है। अब वहाँ से ल्यूक को ले जाते हैं। केसी खड़ी रोती रहती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वक्त गुजरने के साथ साथ केसी एक दिन अपना फोन चला रही होती है, जब वो अपनी और ल्यूक की पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस देखती है, मैसेजेस सुनती है और एकदम रोने लग जाती है। अब वो जो गाना लिखती थी, उसके सब लिरिक्स ल्यूक के लिए होते थे। वो ल्यूक के लिए गाने गाकर और रो रो कर टाइम पास कर रही होती है। अब 6 महीने गुजर जाते हैं। ल्यूक को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है तो केसी वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है, ल्यूक, हमारी मैरिज फेक नहीं थी। बेशक स्टार्टिंग फेक हुई, लेकिन अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ल्यूक कहता है, मैं भी केसी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मूवी के एंड होते ही एक म्यूजिक बजता है और वो केसी का ही सॉन्ग होता है, जिसके लिरिक्स होते हैं, कम बैक होम, माई हार्ट स्टिल बीट्स फॉर यू, यानी कि मेरी मोहब्बत घर लौट आओ, मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है। कैमरा उन दोनों पर जूम होता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग।